Hello friends, welcome to Mission IS. Now friends, in this video you are going to get the 7th list of the most expected MCQ. इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आने वाले प्रीलिम में पूछा जा सके। को जो क्वेश्चन प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो लास्ट 10 ईयर के पेपर के एनालिसिस के बाद हमने बनाया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनिशिएटिव टू प्रमोट द डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया। फर्स्ट स्टेटमेंट, मैंडेटरी फैसिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ पेमेंट फॉर बिजनेस विद टर्नओवर ₹50 करोड़, ये भी राइट है। वेवर ऑफ मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्जेस, वेवर मतलब माफ़ कर देना, MDR को माफ़ कर देना, ये भी सही है। एंड लेविंग सरचार्ज ऑन कैश विड्रॉल ऑफ 1 करोड़ एंड अबोव, तीनों ही स्टेटमेंट राइट है, राइट। तो इसका आंसर है डी। यू कैन रीड हियर द एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरोज प्रोजेक्ट नेत्रा एमस्टो, इसरो का प्रोजेक्ट नेत्रा क्या मकसद के तहत बनाया गया है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड आंसर गिव द आंसर इन अ कमेंट सेक्शन। तो इसका आंसर है provide early warning system in space to detect debris and other hazards to Indian satellites. Next question, consider the following parts of human eye. Which of the above parts are transplanted from the donor? यानी आप सुना होगा कि डोनर मतलब मरने के बाद हमारे जो बॉडी के पार्ट्स है, आँख वगैरह दान होती है, तो आँख में हमारी जो आई का कौन सा पार्ट है, हमारी आँख में बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कोर्निया है, रेटाइना है, लेंस है। तो उसमें जो होता है सिर्फ कोर्निया कैन बी ट्रांसप्लांटेड, जबकि रेटाइना को ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज राइट ओनली। तो आंसर इज ऑप्शन ए करेक्ट। यू कैन रीड हियर द कोर्निया इज द क्लियर बल्जिंग सरफेस इन फ्रंट ऑफ द आई, इट्स मेन रिफ्रैक्टिव सरफेस ऑफ द आई। द लेंस इज द ट्रांसप्लांट बॉडी इनक्लोज इन एन इलास्टिक कैप्सूल, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड वाटर, राइट। सो अनअकैडमी ने आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए लाए हैं न्यू बैचेस फॉर द यूपीएससी सीएसई 2021, 22 एंड 23 एस्पिरेंट्स। अगर आप इस साल 2021 के 27 जून के पेपर, 27 जून को जो प्रीलिम होने वाला है उसमें अपीयर होने जा रहे हो, तो आपके लिए कम से कम अनअकैडमी ने 6 महीने का कोर्स लाया है जिसमें आपको प्रीलिम का कंप्लीट सिलेबस कवरेज करके दिया जाएगा बाय अनअकैडमी टॉप एजुकेटर। देखिए, यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आपको 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। एक तो प्रॉपर गाइडेंस, सही दिशा, सही गाइडेंस। दूसरी चीज़ है कि कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, यानी कंटिन्यूअस आपको टेस्ट देना है ताकि आपको पता चले कि आपका प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। इसके साथ ही जो लेक्चर्स हो गए सारे सब्जेक्ट, यानी कि जो प्रीलिम का सिलेबस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट एक्सेट्रा, सारी चीज़ कवरेज की जाएगी। और जो लेक्चर होगी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी, साथ साथ में स्टडी मटेरियल भी PDF फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा। आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो उनसे, राइट। कम से कम 6 महीने का, इसके अलावा 1 साल का है और 2 साल का भी कोर्स है, क्योंकि ये सारे कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं आज से, यानी कि 18 जनवरी से। तो इसके अलावा NCERT का भी महत्व तो आप जानते हो कि NCERT इज़ द बेस फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन। इसका भी क्रैश कोर्स आपको मिलेगा इसके साथ, राइट। सो बिना देर किए अगर आप इस को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप इस कोड का, आपसे कोड मांगता है, कोड का यूज़ करोगे तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि कम से कम 6 महीने की जो फीस है वो 40,500 रुपीज़ है। तो 10% ये कोड लगाते हो आप, मिशन IS का कोड MIYT10, तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, यानी कि सिर्फ 36,450 ही पे करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ हेवी वाटर। फर्स्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन्स, इसके लिए होता है। सेकेंड, कूलन इन न्यूक्लियर रिएक्टर, हो सकता है ये आ जाए कि अभी यूजेस ऑफ हेवी वाटर इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द कोवैक्सीन और कोविड-19 कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए भी यूज़ होता है। सेकेंड, कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। थर्ड, ब्लीचिंग एजेंट्स, न्यूक्लियर रिएक्टर में भी यूज़ होता है लेकिन ब्लीचिंग एजेंट के लिए हेवी वाटर यूज़ नहीं होता है। तो इसका आंसर है स्टेटमेंट 1 and 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर इज ए न्यूक्लियर रिएक्टर कॉमनली यूजिंग अनरिच्ड नेचुरल यूरेनियम एज इट्स फ्यूल दैट यूजेस हेवी वाटर। हेवी वाटर मीन्स डिटोरियम ऑक्साइड DTO एज इट्स कूलेंट एंड न्यूट्रॉन मॉडरेटर। तो ये बता दूं कि हेवी वाटर इज नॉट यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज द सिंपलेस्ट पर ऑक्साइड एंड इज यूज एज अ ऑक्सीडाइजर, ब्लीचिंग एजेंट एंड एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द नेशनल जीनोमिक ग्रिड। It is a pan-India program to study genes of all patients suffering from
ऑल टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसीजेस। कभी भी यूपीएससी उनके स्टेटमेंट में अगर ऑल यूज़ करता है, देखिए इस स्टेटमेंट में ऑल 2 बार यूज़ हुआ है, ऑल पेशेंट एंड ऑल टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसीज के लिए नेशनल जीनोमिक ग्रिड हुआ है क्या, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है। तो अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, द स्टडी विल यूटिलाइज द टेक्निक ऑफ जीनोम सिक्वेंसिंग, ये बिल्कुल राइट है, राइट। नेशनल जीनोमिक ग्रिड इज यूज इज अ पैन इंडिया प्रोग्राम है, लेकिन टू स्टडी द जीन्स ऑफ कैंसर डिजीज ना, सब सारे पेशेंट और सारे डिसीज के लिए नहीं है, सिर्फ कैंसर डिसीज के लिए। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ओनली आंसर इज बी। So recently the government has announced to set up a national genomic grid which will study the genomic data of cancer patient from India. Hence statement 1 is not correct, and the aim is to study the genomic factor influencing cancer and identifying the right treatment modalities for the Indian population. The genomic samples will help researchers to have India specific studies on cancer. Understand? Next question with reference to the ongoing issue of the adjusted gross revenue AGR in telecom sector, consider the following statement. अभी इस साल लास्ट ईयर के देखा जाए तो AGR बहुत न्यूज़ में था, और आप जानते हो कि यूपीएससी जनरली 2 से 3 सालों का करंट अफेयर्स भी पूछ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया हूँ। AGR includes all revenue from both telecom and non-telecom services. Second, higher the AGR, higher is the annual license fees for the telecom operator. लेकिन टेलीकॉम कंपनीज ने क्या किया, AGR बहुत सस्ते दामों में लिया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चला गया। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट राइट है, आंसर इज सी, बोथ ऑप्शन राइट। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट रूल ऑन द डेफिनेशन ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, इट हेल्ड दैट द AGR इंक्लूड्स ऑल रेवेन्यू बिफोर डिस्काउंट्स from both the telecom and non-telecom services, and the judgment requires the private telecom service provider to pay out higher sums toward license fee and spectrum usage fees which are dependent on the value of AGR. Next question, World Economic Outlook and the Global Financial Stability Report are published by, ध्यान रखना कभी भी ऐसी फाइनेंशियल रिपोर्ट आई तो वो आएगा IMF, ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जनरली रिलीज बाय द IMF। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट एंड ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट एंड द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जबकि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आर पब्लिश बाय द IMF। ध्यान रखना है आपको, रिपोर्ट के बारे में हर साल आप देखो, पिछले 5-6 साल का पेपर आप प्रीलिम का उठा के देखोगे तो एक आध रिपोर्ट पे तो क्वेश्चन रहता ही है। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट released by the IMF, while the global competitiveness report, gender gap report and global risk report जो कि सोसाइटी से, सोशल से रिलेटेड रहे, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम उसको रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग हैज रिसेंटली रिलीज इट्स विजन डॉक्यूमेंट फॉर द नेशनल डेटा एंड एनालिटिकल प्लेटफॉर्म विच एम्स टू, इसका मेन एम है होस्ट लेटेस्ट डेटा फ्रॉम गवर्नमेंट वेबसाइट्स एंड डेमोक्रेटाइज इट्स एक्सेस, यानी कि जो गवर्नमेंट के डेटा है वो लोगों तक के पहुंच रहा है, राइट। सो गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग विल डेवलप अ नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म टू मेक ऑल गवर्नमेंट डेटा एक्सेसिबल टू स्टेक होल्डर्स इन अ यूजर फ्रेंडली मैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डू नॉट इंक्लूड गोल्ड रिजर्व, बिल्कुल रॉन्ग है, गोल्ड रिजर्व भी है इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स रिजर्व में। नेक्स्ट फॉरेक्स रिजर्व, द फॉरेक्स रिजर्व, अच्छा फॉरेक्स रिजर्व है क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है ना तो फॉरेक्स रिजर्व से होता है, राइट। फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज ओनली व्हेन देयर इज अ करंट अकाउंट सरप्लस, नो ये भी एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व तभी बढ़ेगा जब टोटली बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट है। करंट अकाउंट हमेशा डिफिशिट रहता है इंडिया का, क्योंकि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, लेकिन ये करंट अकाउंट डिफिशिट को लेवल कर देता है कैपिटल अकाउंट सरप्लस से। तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। द बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन गुड्स सर्विसेज एंड असेट बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट कंसिस्ट ऑफ द करंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट्स। The current account records the export and imports in goods and services and transfer payment। जैसे कि हमने सपोज हम एग्रेरियन, एक हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, हम वीट है, राइस है, गन्ने हैं, वो उगा रहे हैं, हम दुबई भेज रहे हैं
अमेरिका भेज रहे हैं, अमेरिका को सेल कर रहे हैं, लेकिन उनसे क्या खरीद रहे हैं, गल्फ कंट्री से हम ऑयल खरीद रहे हैं जिसका हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है, राइट। तो इसलिए हम ज़्यादा उनको पे कर रहे हैं, तो इसलिए करंट अकाउंट डिफिशिट है। लेकिन करंट अकाउंट डिफिशिट को बराबर कर रहा है कैपिटल अकाउंट सरप्लस। तो द कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, एफडीआई है। जैसे वॉलमार्ट हमारे इधर खोल रहा है कंपनी, तो हमारे इधर एमएनसी कोई कंपनी खुल रही है इंडिया में, तो कैपिटल अकाउंट के जरिए हमारा एफडीआई बढ़ रहा है। तो वो एफडीआई जो की रकम है हमारी कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज कर रही है, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को ओवरऑल लेवल कर रही है। So capital account record all international purchases and sales of assets such as money, stocks, bond, etc. A country that has a deficit in its current account is spending more abroad than its receive from sales to the rest of the world. Must finance by its selling assets or by borrowing abroad. या तो करंट अकाउंट को जो डिफिशिट हुआ लेवल कैसे होगा, बाय सेलिंग इट्स असेट्स, जो है वो आप सुना होगा कि पब्लिक अंडरटेकिंग हो गया, पब्लिक सेक्टर अभी प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे को भी प्राइवेट करने जा रही है, राइट, ताकि उससे पैसे मिले। Thus, any current account deficit is only necessary financed by a net capital inflow, and forex reserve can increase even in case of current account deficit. Current account deficit हो तब भी forex reserve जो हमारा बढ़ सकता है। If the capital inflows during that period are greater than the current account deficit, for example, सितंबर में 2005-6 में करंट अकाउंट डिफिसिट था $13 बिलियन was financed by the capital inflow of $19.5 बिलियन, राइट। सो तो कैपिटल अकाउंट के जरिए उसको लेवल कर दिया गया, राइट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, एस्पायर स्कीम ऑफन सीन इन न्यूज रिलेटेड टू द accelerating entrepreneurship and promote startup for innovation in rural and agriculture based industries। यानी कि जो देहातों में एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री में एंटरप्रेन्योरशिप आए ताकि वो थोड़ा उठे, मैन्युफैक्चरिंग यानी उनकी जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनको प्रोसेस में करके वो मैन्युफैक्चर करे और इंटरनेशनल मार्केट में बेचे। तो इसलिए एस्पायर स्कीम आई है, राइट। तो इट इज़ लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसके भी बारे में आपको पूछ सकता है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो ताकि मोर एंड मोर IAS एस्पिरेंट्स विल बी बेनिफिटेड।